हेलो फ्रेंड्स। टारगेट यूपीएससी हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के सवालों के बारे में। अक्सर ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सवालों को आज हम कवर करेंगे। ठीक ठाक सवाल मुझे लगे थे, 23 सवाल हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए इसके लिए, जिससे ये सवाल आप लोगों तक पहुंच सकें और थोड़ी आप लोगों की हेल्प की जाए एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों में। चलिए, तो इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं और इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर वन है कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं जल्दी से फटाफट। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग देखें और थोड़ा विचार करें। जल्दी से जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग बेटा। क्या होगा इसका आंसर? 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से आंसर बताएं बेटा। इसका जो सही आंसर होगा अब मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास अयंगार। ठीक है, श्रीनिवास अयंगार। इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान सभा की, उसमें भी ये सदस्य रह चुके हैं, श्रीनिवास अयंगार। ठीक है, और शायद, कंफर्म नहीं हूँ, शायद बता रहा हूँ कि भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, शायद, श्रीनिवास अयंगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से देखते हैं हम इसको कि 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्यों किया गया था? ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी, आयोग में सर जॉन साइमन को शामिल किए जाने के विरोध में। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में। या ऑप्शन डी, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? अब साइमन कमीशन क्या था, इसका विरोध क्यों हुआ था, पूरा डिटेल आप बताएं क्या होता है साइमन कमीशन। तो देखो, थोड़ा समझ लीजिए। इसमें मैं आंसर देने से पहले थोड़ा समझा रहा हूँ आपको कि साल था 1919। ठीक है, इस वर्ष अंग्रेज़ों ने एक नए एक्ट को पारित करने का विचार किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसी में ये प्रावधान किया गया था कि हर 10 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो भारत के लोगों के बीच में जाके उनसे सरकार के बारे में पूछेगी कि जो मतलब सरकार काम कर रही है और जो जनता जिस सरकार के काम से कितनी खुश है। उसी एक्ट के तहत एक कमेटी बनी थी और उसमें ये बना था साइमन कमीशन। ठीक है, अपने समय से पहले ही बना दिया गया था इसे। तो अब इसमें, अब 1919 एक्ट के बारे में आप थोड़ा ये बताएं कि 1919 एक्ट की जो रूपरेखा तैयार हुई थी वो किस कमेटी ने तैयार की थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताएं आप लोग। कमेंट में आप कमेंट नहीं करते फिर मज़ा नहीं आता, आप कमेंट किया करिए। ठीक है, कमेंट आप करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। कमेंट किया करिए आप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए सभी लोग नाखुश थे, क्योंकि अंग्रेज अपनी मनमानी कर सकते थे। और कमेटी भी मैं बता देता हूँ, सेडिशन कमेटी थी। ठीक है, पर अध्यक्ष नहीं बताऊंगा। अध्यक्ष तो आप ही को बताना होगा, क्योंकि सब कुछ मैं ही बता दूंगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? अध्यक्ष आप ही बताएंगे। कमेटी थी सेडिशन कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में बरदौली सत्याग्रह अंततः के नेतृत्व में किया गया था। तो किसके नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो मैं ज़्यादा टाइम ना खराब करके आंसर सीधा बता दूंगा, गोपाल वो सॉरी वल्लभ भाई पटेल।
ये बरदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में किया गया था, और किसानों की जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया था, उसके लिए इन्होंने बरदौली सत्याग्रह किया। और इसी सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दी। किसने दी? महिलाओं ने दी थी। इसी में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। ऐसे इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। अब इन्हें पहले, फिर बाद में इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहने लगे थे। तो सरदार की उपाधि वहाँ की जो महिलाएं थीं, ग्रामीण महिलाएं थीं, उन्होंने इनको उपाधि दी थी कि अब से ये इनका नाम सरदार। ठीक है। लोकमान्य तिलक काफ़ी पहले थे, बरदौली सत्याग्रह से पहले। पर बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है, 1928। इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले कि मतलब कौन थे, क्या थे, मतलब इनका गांधी से क्या रिलेशन था गोपाल कृष्ण गोखले का? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये चीज़ ध्यान रखें। मैं क्वेश्चन में एक्स्ट्रा थोड़ा बता के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो इसीलिए तो मैं लेके आया था। वैसे ही क्वेश्चन छोटे हैं, इनमें कोई वो नहीं है, पर इनसे जुड़े हुए और 4-5 क्वेश्चन जो निकलते रहते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के गुरु थे। अच्छा, आप लोकमान्य तिलक की अगर बात की जाए तो लोकमान्य तिलक ने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे। उन 2 न्यूज़पेपर का नाम आप हमें कमेंट में बताएं, और ये बताएं कि वो 2 न्यूज़पेपर किस भाषा में थे। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर किस भाषा में थे, दोनों का नाम बताएं जल्दी फटाफट कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4, सवर्ण विज्ञान आंदोलन का पहला चरण नमक सत्याग्रह था, जो 1930 में 1930 में, फिर ब्लैंक कर दिया है, से महात्मा गांधी की अत्यंत लंबी पदयात्रा के साथ संभव हुआ। तो सभी को पता है ये तो, दांडी, अत्यंत लंबी पदयात्रा। ठीक है। दांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। क्यों हुई थी? कारण ये है कि अंग्रेज सरकार ने नमक पे टैक्स लगा दिया था। ठीक है, किस पे टैक्स लगा दिया था? नमक। क्यों लगाया था? नमक पे ही क्यों लगाया था? मतलब वो चीनी पे लगा देते, वो किसी और चीज़ पे लगा देते, नमक पे ही क्यों लगाया? नमक पे टैक्स क्यों लगाया? नमक पर टैक्स इसलिए लगाया कि नमक आपका एक रेमेडी है। ठीक है, यानी कि नमक जो है उपचार के जो सामग्री होती है उसमें काउंट किया जाता है। और नमक कोई भी परिवार हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो नमक का सेवन करता है। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स उनको मिले, इसलिए उन्होंने नमक पे टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। गांधी इस बात से काफ़ी परेशान थे कि अंग्रेज अपनी मनमानी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर इन्हें नहीं रोका तो ये नहीं मानेंगे। और गांधी भी चाह रहे थे उस समय कि इन्हें एक बड़ा, मतलब आंदोलन करने के लिए मौका चाहिए, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो 1922 में ख़त्म कर दिया था महात्मा गांधी ने, उससे उसके बाद वो थोड़े अनपॉपुलर हो गए थे इंडिया में। मतलब लोग उनसे थोड़े अलग होने लगे थे, उनका जुड़ाव कम होने लगा था। क्योंकि वो उस समय एक ऐसा दौर था कि अगर गांधी चौरा चौरी की घटना के बाद सहयोग आंदोलन को बंद नहीं करते तो काफ़ी दबाव में थे अंग्रेज। अब उनके पास ये मौका था सविनय विज्ञान आंदोलन का, कि अगर इसको पॉपुलर कर लिया, जनता से जुड़ गए, तो गांधी की एक फिर से पकड़ जनता के बीच में आ जाएगी। और वही हुआ, लास्ट में फाइनली वही हुआ, क्योंकि गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, दांडी पहुंचे। वहाँ उन्होंने नमक बनाया समुद्र से,
और अंग्रेज़ों के इस कानून को तोड़ दिया, नमक के कानून को। ठीक है, ये बात दांडी यात्रा में गांधी जी के पता चलती है। ये कितने मील लंबी यात्रा थी वो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कितने मील लंबी यात्रा तय करके गांधी जी पहुंचे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन करने। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? हु इज़ द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सविनय अवज्ञा आंदोलन? जल्दी से आप दोनों हमें बताएं ये चीज़ें। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? तो हमने आपको पहले बता रखा है 12 मार्च 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कि गांधी का समझौता किसके साथ हुआ था वो भी बताएंगे, सब बताएंगे आप हमें। जिससे अब आपका इतिहास का एक भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ना आए, सब आएगा। अगर आप टारगेट यूपीएससी हिंदी से जुड़े हैं तो समझ लीजिए आप एक्सपर्ट हो गए हिस्ट्री के। दूसरा, भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? सितंबर 1931। सितंबर 1931 में शुरू हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। देखो, अब मैं गोलमेज सम्मेलन की थोड़ी डिटेल में आपको जानकारी देता हूँ कि गोलमेज सम्मेलन क्या होते हैं, क्यों शुरू किए गए, और किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, या किस मतलब गांधी से भी रिलेटेड थोड़ा है तो गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया। देखो, गोलमेज सम्मेलन इसलिए गठित किए जा रहे थे कि साल 1935, थोड़ा आगे ले जाता हूँ मैं आपको। इस वर्ष भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होना था, आप जानते हैं। अब 1931 का व्यक्ति 1935 की बात तो नहीं जान सकता कि अंग्रेज़ों के मन में क्या चल रहा था, पर अंग्रेज़ सरकार ये करना चाह रही थी कि 1935 में एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर दें। अंग्रेज सरकार ये चाह रही थी कि हम 1931 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर दें। तो इसी के तहत उन्होंने एक बात रखी थी कि जैसे कि वर्ष 1909 में, वर्ष 1909 में मॉन्टे सॉरी वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार यानी कि एक्ट नाम से अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था। और इस एक्ट में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था भारत के अंदर। एक्सपेरिमेंट ये था कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की थी इन्होंने। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की थी और ये एक्सपेरिमेंट उनका सफल हो गया। सफल कैसे हो गया कि लोगों के मन में अब मतलब भेदभाव उत्पन्न होने लगे। लोग चाहने लगे कि हाँ, हमारे सरकार बने, हमारे मतलब समुदाय का व्यक्ति वहाँ पे जाए कानून बनाने के लिए। तो इस तरह से लोग अपनत्व की भावना आने लगी उन्होंने, मतलब हमें एक्सपेरिमेंट में वो सफल हुए और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट आगे फॉरवर्ड करते हुए 1919 का एक एक्ट आया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और जिस पर आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा चल रही हैं वो इस यहीं से इंस्पायर्ड हैं, इसी एक्ट से इंस्पायर्ड हैं। जो राज्यों में द्वैध शासन और केंद्र में द्वैध शासन की जो बात की गई है वो यहीं से इंस्पायर्ड है, यहाँ से और 1935 से। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम को तो 1909 में अलग कर दिया था। इसके बाद जो ब्रिटिश अंग्रेज लोग थे वो, और उसके बाद जो और सिख समुदाय और अलग सामान्य समुदाय, उन लोगों के लिए एक पृथक यानी कि अलग चुनाव व्यवस्था की योजना बनाई। यही योजना को वो अब हिंदुओं में लागू करना चाहते थे। कब? 1935 के एक्ट में, कि मतलब जो हिंदुओं में दलित समुदाय था उसके लिए एक अलग चुनाव की व्यवस्था करना चाहते थे। और जो दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो इस बात से काफ़ी खुश थे कि हाँ, ये होना चाहिए। तो इसी वजह से इंग्लैंड में कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था जिसमें
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया। बाद में जब अंग्रेज़ों की पूरी नीति क्लियर हुई, उनके प्रधानमंत्री ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए, तो पूना के जबरदस्त जेल में गांधी जी जो उस समय बंद थे, उन्होंने जेल में ही एक भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। और उसी भूख हड़ताल के बाद काफ़ी लोगों ने जब डॉक्टर अम्बेडकर जी को समझाया, तो वो एक समझौते के ऊपर राज़ी हो गए और अंग्रेज़ों ने भी कह दिया कि अगर दोनों समुदाय समझौता कर लेते हैं तो हम आगे इसको 1935 के एक्ट में शामिल नहीं करेंगे। तो पूना पैक्ट हुआ और उसमें मतलब कुछ रिजर्वेशन की बात वहीं से स्टार्ट हो गई। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अगर उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी थोड़ी बहुत ठीक ठाक। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो सीधा सा उदाहरण है 1932, अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए, तो किस वर्ष आयोजित किए गए? 36-37 में। इसमें मतलब सभी राज्यों में लगभग कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिससे मुस्लिम लीग खफा हो गई। ठीक है। और मतलब और भी मतलब उस समय पूरा जो प्रोविंशियल चुनाव था वो सब कांग्रेस ने ही जीता था। क्वेश्चन नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था? थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश प्रसाद, जगदीश चंद्र बोस, एस एन बोस। एस एन बोस तो सुभाष चंद्र बोस ही हो गए। और जानकी नाथ बोस। तो सही आंसर जो होगा इसका जानकी नाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जो था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? तो किसका गठन किया? सभी लोग जानते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का। पर हमें ये बात जाननी है कि जब 1939 में उन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन का नाम था त्रिपुरी त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है। ये त्रिपुरी किस राज्य में पड़ता है? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो कौन से दल की स्थापना की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अभी देखें ऊपर, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? देखो इसमें 3 नाम हैं और तीनों ही नाम कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी और मोहन सिंह। ठीक है, ये तीनों नाम बार बार पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे। ठीक है, अब इसकी पूरी डिटेल देखो, हम आपको समझाते हैं। देखो इंडियन आर्मी की जो स्थापना है वो सबसे पहले किसके मन में आई थी? वो मन था मोहन सिंह का। ठीक है, किसने सहयोग किया था? सहयोगी थे रास बिहारी। और फिर सुभाष चंद्र बोस जी का क्या इसमें काम था? इन्होंने इसको लीड किया था। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया था? लीड किया था, इसका नेतृत्व किया था इंडियन नेशनल आर्मी का, और इसको एक पहचान दिलाई थी। ये पूरी चेन है, इसको याद रखें। अगर तीनों नाम दे रखे हैं, तीनों में अगर पहला नाम मोहन सिंह का है तो सबसे पहले हम मोहन सिंह को लगाएंगे। ये कौन थे? मोहन सिंह एक आर्मी के ही व्यक्ति थे, जो शायद जापान की यानी किसी फौज में काम करते थे, कंफर्म नहीं हूँ। और उन्होंने भारतीय सेना का गठन की एक बात जिक्र अपने मन में लाया था। 13, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942। ठीक है, 1942। यहीं से सिंगापुर के एक रेडियो स्टेशन से इन्होंने महात्मा गांधी को क्या बोला था? बापू। ठीक है,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यंग इंडिया का जो प्रकाशन है वो महात्मा गांधी के द्वारा है, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष दिया गया? सभी पता है, 1942। कैबिनेट मिशन, जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, जिनके में से गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? मोहम्मद अली जिन्ना, क्लेमेंट एटली, सर पैथिक लॉरेंस और लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखो, इसका जो सीधा सीधा आंसर है सर पैथिक लॉरेंस, जो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो भारत आई थी उसके ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है। और माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, जो अंग्रेजों की तरफ से थे। क्लेमेंट एटली आज़ादी के समय भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और मोहम्मद अली जिन्ना, सभी को पता है, पाकिस्तान के संस्थापक थे। मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी के गुरु एक ही हैं, ध्यान रखना बेटा सभी लोग। गोपाल कृष्ण गोखले, दोनों के गुरु एक ही हैं, राजनीतिक गुरु। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, तो भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, कौन था? हैदराबाद। ठीक है। कौन सा था? हैदराबाद। त्रिवणकौर किसे कहते हैं? ये लोग कमेंट में बताएंगे। त्रिवणकौर, त्रिवणकौर से एक चीज़ है, यहाँ के एक पेंटर थे, सबसे फेमस पेंटर थे, काफ़ी बार उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार। उनके नाम के पीछे वर्मा है, मैंने आपको हिंट दे दी है। ठीक है। अब आप लोग बताएं उनका नाम क्या है, जल्दी से फटाफट। भारत, वो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो जितनी भारत में सभी रियासतें थी उनमें सबसे बड़ी थी हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत, अगर इतिहास में अगर हम बात करें तो हैदराबाद रियासत की स्थापना 1724 में की गई थी। किस में की गई थी? 1724 में। और जो मुगल शासक, जो हैदराबाद के निजाम थे पहले, वो मुगल शासक के सहयोगी थे। उन्होंने अलग राज्य की स्थापना की थी 1924 में, 1724 में। क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रियासतें या रजवाड़े थे? कंफर्म नहीं है इसके बारे में, देखो अभी इनमें से तो 565 ही लगाएंगे, पर 100% कंफर्म नहीं है कितनी है। 20। खुदाई खिदमत आंदोलन का संस्थापक और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया, वो कौन थे? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान। देखो, लाल कुर्ती आंदोलन और खुदाई खिदमत आंदोलन दोनों के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय ना होते हुए भी भारत रत्न प्राप्त किया है इन्होंने। ठीक है। भारतीय ना होते हुए भी भारत रत्न प्राप्त किया है। इनके पास पाकिस्तान की नागरिकता थी। इनके पास किसकी नागरिकता है? पाकिस्तान की। पूरा सहयोग दिया था इन्होंने आज़ादी के आंदोलनों में, बहुत खुश थे। बस लास्ट में आके इनके सारे सपने चूर हो गए कि ये नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो। ठीक है। और विभाजन के बाद काफ़ी आहत हुए, मतलब पूरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई इनकी, सब कुछ बदल गया। तो बाद में नाखुश होते हुए भी इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ली। और फिर मतलब ये पाकिस्तान देश बनने के कारण ये पाकिस्तानी हो गए, पर ये कभी दिल से पाकिस्तानी नहीं बन पाए। दिल हमेशा इनका हिंदुस्तान की तरफ चलता था। और मतलब बाद में भारत सरकार ने इन्हें 1980 के आसपास इनको भारत रत्न दिया है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो वो तारीख याद कर लो बेटा, 3 जून 1947। इस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर इसकी सूचना दी गई थी, 3 जून 1947। भारत के ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ? 1947। अंत तो कम्प्लीटली हुआ था 1950 में, जब भारत गणतंत्र बन गया था।
भारत का संविधान बन गया था। ठीक है, पर 1947 के बाद अंत हो गया था कि मतलब हमें परमिशन मिल गई थी कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को हम बदल सकते हैं अपनी संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, अंतिम सवाल इस वीडियो का। 15 अगस्त 1947 को भारत में मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? मतलब अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय क्या समय था, तो देखो इसकी पूरी डिटेल ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय वक्त हो रहा था रात के 12। भारत की संविधान सभा लग रही थी। 8 बजे पाकिस्तान को आज़ाद किया गया था। उसके बाद पूरी कार्रवाई होने के बाद 12 बजे भारत ने अपना राष्ट्रीय गान गाया। उसके बाद राष्ट्रीय गीत गाया, और राष्ट्रीय गान गाने वाली जो महिला थी वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, और बाद में ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, सुचेता कृपलानी। इन्होंने संविधान सभा में राष्ट्रीय गान गाया। उस समय 284 सदस्य, सॉरी उस समय नहीं, वो 284 सदस्य तो संविधान लागू होने के समय पे थे। उस समय बहुत वहाँ पे कुल सदस्य मौजूद थे। आधी रात के समय राष्ट्रीय गान गाया गया और आज़ादी का जश्न मनाया गया। तो ये वीडियो समाप्त हुई। 23 क्वेश्चन हमने इसमें कवर करे। उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो आप लोगों को। कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इसी तरह हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट देते रहें। थैंक यू।